गाइज आज का एपिसोड ट्रूली स्पेशल होने वाला है क्योंकि गोल्डन मेट्रो शो पर आज एक ऐसी पर्सनालिटी आ रही है जिनका पर्सपेक्टिव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हमारी फर्स्ट एवर फीमेल गेस्ट ऑन द शो, दिव्या बाजपेयी मैम, फॉर्मर फाइटर कंट्रोलर, इंडियन एयरफोर्स। ये वो ऑफिसर है जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की लाइव एयर पिक्चर देखी, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जैसे हाई एल्टीट्यूड मिशन में सर्व किया और आज इंडिया की टॉप वुमेन एथलीट्स को मेंटोर करती है। इस कॉन्वर्जेशन में आप सुनेंगे एयरफोर्स का रियल डिसिप्लिन, फाइटर कंट्रोल रूम का एक्चुअल प्रेशर, इंडिया द मॉडर्न एयर डिफेंस माइंडसेट और कैसे ये एक्सपीरियंस चैंपियंस के माइंडसेट में कन्वर्ट होता है। इंसाइटफुल, इंस्पायरिंग और बिल्कुल रियल। और हाँ, ऐसी पावरफुल कॉन्वर्जेशंस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। दिव्या बाजपेयी मैम, वेलकम टू गोल्डन मेट्रो शो। Thank you for having me here. मैम कैसे हैं आप? I'm good. I'm very, very good. In fact, thank you for calling me here. So good to see you. थैंक यू मैम। मैम अगर आपकी एयरफोर्स जर्नी की बात करें तो आपने एयरफोर्स एकेडमी में एक बेंचमार्क सेट कर रखा है शॉर्ट पुट का, जो आज तक अनबीटेबल है। तो आपको स्पोर्ट्स में कब से इंटरेस्ट था? एक्चुअली सो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन स्टोरी। मैं जब बहुत छोटी भी थी तो मैं और मेरे भाई के बीच में सिर्फ 1 से 1.5 साल का डिफरेंस है। ओके। सो माई पेरेंट्स थॉट इंस्टेड ऑफ गिफ्टिंग देम इंडिविजुअल गिफ्ट्स एंड एक को गुड्डा गुड़िया देना एंड लाइक दैट, सो दे प्रेफर्ड एक को बैट देंगे एक को बॉल देंगे। दैट इज़ हाउ माई स्पोर्टिंग जर्नी स्टार्टेड। सो आई वॉज द ओनली गर्ल जो अपने मोहल्ले में लड़कों के बीच में क्रिकेट खेलती थी। हम घर तब लाइट नहीं आती थी, तो लाइट जब नहीं होती थी तो उस टाइम पे हम शाम को पूरा पूरा मोहल्ला निकल जाता था बाहर एंड वी यूज्ड टू जस्ट प्ले। सो 5-8 hours ऑफ द डे वी वर जस्ट प्लेइंग। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। एंड स्कूल में भी आई वॉज ऑलवेज द बेस्ट एथलीट जहाँ भी मैंने खेला है। आई एम अ स्टेट खो खो प्लेयर, then basketball player, and in fact I am a basketball coach from Sports Authority of India. I've been certified as basketball coach later in my life, and that is how my career or my sporting journey started from my school, from my childhood. And academy में पहुंचने के बाद everything was like easy for me because मैं इतने टाइम से खेलते आ रही थी। and shot put, that day has a different memory बिकॉज तब मैं सीनियर टर्म में थी और मेरा जूनियर में टर्म में भी शॉर्ट पुट में गोल्ड था। ओके। तो मेरे जूनियर्स को पता था कि मैम का 7.56 और समथिंग देयर वाज अ नंबर वहाँ पे गोल्ड है। तो उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया, नहीं मैम हमें इससे मतलब हाँ वो कुछ 50.5 सेंटीमीटर 0.5 मीटर आगे चाहिए। तो लेकिन मैम पहला तो इतना डालो आप 8. सो आई डिड व्हाट दे सेड समहाउ। दैट वाज एन इंस्पिरेशन कि हाँ उन्होंने बोला 8 तो मैंने मारा 8, उन्होंने बोला फिर 8.5 तो मैंने वो 8.5। लाइक मैम अब तो सिर्फ 0.03 रह गया है, अगर इफ यू पुट दैट मच मोर इट विल बी एन अकेडमी रिकॉर्ड। सो आई वाज जस्ट लकी, आई जस्ट फॉलोड व्हाट दे सेड एंड दे इंस्पायर्ड मी। सो मैंने वो डाला एंड अभी तक मैंने चेक किया तो आज 12 साल हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड अभी भी एयरफोर्स अकेडमी में मेंटेन्ड है। So ma'am, what is the psychological switch to go from a best athlete to a military officer? There was no psychological shift. In fact, मैं अगर सच बोलूँ तो मैंने स्पोर्ट्स खेलना भी इसीलिए शुरू किया क्योंकि मुझे फौज में आना था। So Okay. I from my childhood wanted to join the forces. तब हमें सिर्फ आर्मी का पता था। आई वॉज दैट टिपिकल चाइल्ड जिसने बॉर्डर मूवी देखी और उसके बाद उसको लगा दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ यू गो इनटू द सर्विसेज। एंड लेटर ऑन जब जैसे जैसे बड़ी होती गई आई गॉट टू नो other things, other forces, and then Air Force intrigued me like anything. I always wanted to be a pilot, always wanted to don that blue uniform. And so I started from basically class 6th, I got into competitive sports in my school. So that was because I was aging, and then I realized that from here only, if I start only, then I'll go to a physical standard to reach the armed forces. So it was a journey which I followed, and I joined the forces as desired. So मैम प्रोसेस क्या होता है इंडियन एयरफोर्स के
एग्ज़ाम तक पहुंचने का? सो अगर आप अभी तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. अर्लियर देयर वाज नो एनडीए फॉर गर्ल्स. ओके. सो अभी क्या है, लड़के लड़कियां दोनों एनडीए का एग्जाम देके एनडीए देयर इज अ 5-day एसएसबी प्रोसेस दैट यू. सो देयर इज अ रिटन एग्जाम फर्स्ट. अगर मैं 12th के इमीडिएटली बात शुरू करूँ तो 12th के बाद आप एनडीए का एग्जाम दोगे. एनडीए के एग्जाम के बाद you will clear that exam. You will go for a 5-day interview process which is called Service Selection Board SSB. वो देने के बाद आप एनडीए में एंटर करते हो. 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है. देयर आर 6 सेमेस्टर्स आप जो पार करते हो एंड देन यू ग्रेजुएट फ्रॉम एनडीए. उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी इंडियन एयरफोर्स में विच इज़ इन एयरफोर्स अकेडमी डूनिगल हैदराबाद. ओके. So this is the process for those who are going immediately after school. But the other process is that आप graduation कर चुके हो. तो graduation के बाद आप you will give an exam called AFCAT, Air Force Common Admission Test, or CDS. So these are the 2 examinations through which you can come into Air Force, and you undergo 1 year of training in Air Force before you get commissioned as an officer. Okay. And there's also entry for एयरमैन एंड नाउ अग्निवीर और अग्निवीरांगना. इनकी भी एंट्रीज हैं अभी जो कि एयरमैन एंट्रीज हैं विच आर सोल्जर्स, जवान्स. आप अलग अलग फोर्सेस में उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं. हमारे में एयरमैन बोलते हैं उनको. ओके. सो दैट इज़ हाउ यू एंटर. तो ऐसी कौन सी पहली चीज़ें जो सिखाई जाती है एयरफोर्स एकेडमी में? अगर मुझे सबसे पहली चीज़ कोई बोले ना कि हमने क्या सीखी थी, तो it will be the funniest thing that I'll say. We learned how to stand. ओके. And it's not even a joke. Because हम जब पहले दिन पहुँचे तो होता क्या है, आप पहले दिन पहुँचते हो सो लड़कों के सबसे पहले हेयर चॉप ऑफ कर दिए जाते हैं एंड लड़कियों को भी मतलब बन बनाना सिखाया जाता है कि आप कैसे बन बनाओगे या हेयर चॉप ऑफ होगा. एंड किट इश्यूज होते हैं. किट का मतलब आप क्या पूरे दिन मतलब अपने फ्लाइट कैडेट्स मेस में क्या पहनोगे, एकेडमी में क्या पहनोगे, फैकल्टी में क्या पहनोगे. तो आपकी हर चीज़ की एक रिग होती है. ओके. वो रिग इशू करने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स सेक्शन में जाए विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स आर्मी एनीवेयर. लॉजिस्टिक्स सेक्शन में सब कुछ आता है हमारे फोर्सेस का, फ्रॉम राशन टू क्लोथ्स टू नट बोल्ट टू मिसाइल्स. ओके. एयरक्राफ्ट, एवरीथिंग कम्स इन द लॉजिस्टिक्स सेक्शन. तो उस सेक्शन में हमें अपना किट इशू कराने के लिए करीब रफली अगर मुझे याद हो तो हम लगातार 3 घंटे खड़े रहे थे. एंड खड़ा होना इतना मुश्किल हो सकता है ये मुझे पहली बार पता चला था. और वो 3 घंटे हम, और यू हैव टू स्टैंड इन जस्ट वन पोजिशन. आप या तो सावधान में रहोगे या विश्राम में रहोगे. और विश्राम में खड़े होने के बाद आपके कंधे दर्द होते हैं, आपको बाद में पता चलता है. This sounds very funny, Right. but that's true. When you stand for too long, आपके पैर तो दर्द होते हैं, बट आपके कंधे भी दर्द होते हैं. ये आपको ये मुझे पहली बार रियलाइज हुआ. So that is how it went. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि एक इंसान का सीधे खड़े होना कितना मुश्किल होता है. वो फौज ने सबसे पहली चीज़ सिखाई. एंड देन केम द फिजिकल एस्पेक्ट, रनिंग. मतलब मैं बहुत अच्छी एथलीट थी, मैं बहुत शार्प एथलीट थी. पर जब उन्होंने 5 किलोमीटर भगाया तो मुझे लगा कि कोई 5 किलोमीटर क्यों भाग रहा है. मतलब व्हाई डू यू हैव टू रन दैट लॉन्ग. राइट. सो 5 से वो 15 हुआ, 15 से वो कब 20 हुआ हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ. एंड द ट्रेनिंग वेंट ऑन, वी कीप ऑन रनिंग फॉर 1 year वी वर रनिंग ओनली. सो वी हैड स्टैंडर्ड ऑर्डर्स कि आप अपने रूम से बाहर निकलोगे, आपको कहीं भी जाना है, आपको मेस जाना है खाना खाने, आपको फॉलन में बुलाया गया है, आपको किसी ऑफिसर ने बुलाया है फॉर एनीथिंग, आपको भागते हुए ही जाना है. यू कैन नॉट वॉक. ये रूल था. ये रूल है. वॉकिंग इज़ नॉट अलाउड इन अकेडमी. सो एटलीस्ट जूनियर्स को तो नहीं ही है, बिकॉज सीनियर्स आर लाइक नहीं, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू रन. नो शॉर्टकट्स, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी शॉर्टकट. सो आप अपने फ्लैंक से नीचे उतर रहे हो एंड यू सी द रोड दैट यू हैव टू गो इज, यू टेक अ shortcut in between the buildings and you'll reach. You have to go all around the building and then reach to that thing running. So these are some small things that we learned, and a lot of mental जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगती है वहाँ पर जितना फिजिकल है ना, एक टाइम के बाद आप फिजिकली ट्रेन हो जाते हो.
but the mental stuff is very, very difficult. Getting up at 3 in the night, 4 in the night, and then doing all the physical activities. Seniors अलग करवा रहे हैं और जो स्टैंडर्ड है वो तो अलग है ही, वो करनी ही है. क्या वहाँ पे रैगिंग वगैरह होती थी? इट्स नॉट रैगिंग, वो ग्रूमिंग और फिटनेस का पार्ट होता है. Okay. बिकॉज जो उस्ताद होते हैं हमारे या जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, उनको एक लिमिटेड पीरियड या लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है. उनको जूनियर्स को भी संभालना है, उनको सीनियर्स को भी संभालना है. एंड मेरा अपना बैच वाज अ बैच ऑफ अराउंड 400 पीपल. तो 400 कैडेट्स हैं, 400 जूनियर, 400 सीनियर्स, ऐसे करके कुछ एकेडमी में टोटल कैडेट्स जो होंगे करीब 600 के करीब, आप मान लो 600-700 कैडेट्स होते हैं. तो उस टाइम पे उनके साथ उन सबको हैंडल करना, उनके पास लिमिटेड पीरियड होता है. तो ये ड्यूटी दी जाती है सीनियर्स को कि वो आपको पूरा दिन ग्रूम करते रहें. तो पूरा दिन में सब कुछ आ जाता है, आपका चलना, आपका बोलना, आप कैसे बोलोगे, आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करोगे, एवरीथिंग. सो यस, दैट इज़ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग एज वी कॉल इट. जब मेन ट्रेनिंग क्या होती है इसमें? मतलब हमारी जो मेन ट्रेनिंग होती है, इनिशियली सब सारे एज अ सिविलियन जब आप एंटर करते हो किसी भी डिफेंस एकेडमी में, तो सबसे पहली जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो होती है फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़. ओके. सो फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आप फिजिकली तो ट्रेन होते ही होते हो. फिजिकल में सब कुछ आ जाता है. आपका परेड आता है, आपका रनिंग आता है, आपका स्पोर्ट्स आता है, आपकी फायरिंग आती है, शूटिंग, फायरिंग, जो भी आप, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग का पार्ट होता है. जैसे परेड एंड फायरिंग आर, जिसको हम रेंज फायरिंग बोलते हैं, वो रेंज फायरिंग प्रैक्टिस होती है. दैट इज़ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स. वी डू इट फ्रॉम 0.9 mm पिस्टल्स, वी डू इट फ्रॉम इंसास राइफल, वी डू इट फ्रॉम स्टेन. सो बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं. एंड उसकी ट्रेनिंग आप जितनी वेपन के साथ करते हो, उतनी हमारे FCM में, मतलब हमारी जो फ्लाइट कैडेट्स मेस होती है, उसमें सीनियर्स हमारे वही ट्रेनिंग जो है वो विदाउट वेपन कराते हैं, हॉकी स्टिक पकड़ा के. ओके. जस्ट टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ योर शोल्डर, और वो प्रैक्टिस कराएंगे. कोई अगर बुरी फायरिंग करता है तो फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाना. कोई अगर क्रॉस कंट्री रेस है तो उसकी पहले से प्रैक्टिस करवाना. सो एंड परेड, इनफैक्ट हर चीज़ एकेडमी में इज़ अ कॉम्पिटिशन. इवन परेड इज़ अ कॉम्पिटिशन. तो आपके अपने स्क्वाड्रन्स होते हैं. जैसे आप स्कूल में एक तरीके से मान लो जैसे हाउसेज होते हैं, हाउस. डिफरेंट कलर हाउसेज, वैसे हमारे डिफरेंट कलर के स्क्वाड्रन्स होते हैं. जो हमारे वेटरन ऑफिसर्स रहे होंगे, जब उन्होंने अपने टाइम पे वॉर वेटरन्स हैं या जो भी हैं, उनके नाम पे स्क्वाड्रन्स के नाम रखे जाते हैं. सो वो स्क्वाड्रन्स जो होते हैं आपस में कम्पीट करते हैं. सो वी कम्पीट ऑन परेड, वी कम्पीट इन क्रॉस कंट्री, वी कम्पीट इन ऑल स्पोर्ट्स, स्विमिंग. सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगता है, किसी नॉर्मल इंसान को लगता होगा तो वो स्विमिंग होगी, बिकॉज स्विमिंग सबको आती नहीं है. राइट. स्विमिंग कोई जनरली बहुत कम लोग हैं जो सीखते हैं स्विमिंग, बट इट इज़ मैंडेटरी. यू हैव टू पास स्विमिंग एंड अ जंप टेस्ट. मतलब आपको 5 मीटर से जंप करना ही करना है, 7.5 मीटर से जंप करना है, 10 मीटर से जंप करना है. देयर इज़ नो ऑप्शन. इफ़ यू डोंट जंप यू फेल, एंड यू फेल फॉर अ सेमेस्टर. यू डोंट फेल इन दैट एग्जाम. आप किसी भी एग्जाम में अगर एकेडमी में फेल होते हो, चाहे वो फायरिंग हो, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो क्रॉस कंट्री हो, कोई भी चीज़ है, तो आप पूरे सेमेस्टर के लिए फेल होते हो. तो आपको चांसेस बहुत मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको चांसेस नहीं मिलेंगे. आपको सफिशिएंट चांसेस देते हैं. वो जितने बार चाहो आप उतनी बार उनको चांसेस देते हैं. बट अगर आप अल्टीमेटली, जब तक वो सेमेस्टर ख़त्म नहीं होता, अगर आप उस टर्म के एंड तक वो चीज़ पार नहीं कर पा रहे हो, स्विमिंग में भी आपको एक स्ट्रोक में 25 मीटर्स मिनिमम आपको करना ही करना है. सो विदाउट टचिंग द वॉल और ग्राउंड आपको 25 मीटर स्विम करना है. अगर आप वो नहीं करते हो तो यू फेल, यू फ्लंक इन फॉर द एंटायर semester at that term. So that is how Oh my God. how the training is. हम हम सिविलियंस तो इतना आइडिया नहीं होता है कि what type of training is Yeah. there. तो इसके थ्रू हमें काफ़ी नॉलेज मिली. कि मतलब अगर एक चीज़ में आप फेल हो गए तो पूरा सेमेस्टर फेल हो सकते हो. एंड एट दी लास्ट में वो तब भी ना कर पाए तो फिर क्या है? एक्चुअली में आपको 6 महीने मिलते हैं पूरे. अच्छा, पूरे. अगर आप आपका इनिशियली सारे टेस्ट हो जाते हैं विद इन से 15-20 डेज, 1 महीने के अंदर अंदर आपके टेस्ट हो जाते हैं. एंड अगर आप वो टेस्ट में फेल होते हो तो भी आपके पास 6 महीने हैं. मतलब Okay. बार बार आप
दे के 6 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। ओके, तो Chances ऑप्शंस आपके है। पास होते हैं। चांसेस है। So ma'am, you were on active duty during Balakot 2019 mission and Leh लद्दाख में ओपी स्नो लेपर्ड। सो मैम वो क्या स्ट्रेसफुल टेंशन सिचुएशन होती है फाइटर कंट्रोल रूम में? So, before I would like to tell your audience also what fighter controlling is. It's basically it is an air defense branch of Indian Air Force, and fighter controlling is the only branch other than the fighter pilots who are directly involved in a combat. ओके, सो सिर्फ यही 2 ब्रांचेस इंडियन एयरफोर्स की हैं जो एक कॉम्बैट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। एक फाइटर पायलट होता है जो अपने अपने सिस्टम को लेकर के हवा में उड़ रहा होता है कॉम्बैट जोन में, एंड फाइटर कंट्रोलर्स आर द ओनली वन जो उस पूरी कॉम्बैट को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे होते हैं। सो वी आर इन अ क्लोज्ड रूम, एक ऑप्स रूम कहते हैं उसको, ऑपरेशंस रूम, एंड वी हैव गॉट सिस्टम्स मतलब विच आर लाइक कंप्यूटर्स, एंड हमें पूरे कंट्री का फीड मिल रहा होता है। बाय फीड वी मीन कि हमारे पास पूरे कंट्री में बहुत सारी जगह, हमारे पास सैकड़ों रडार्स हैं जो कि अलग अलग टेरेन्स में अलग अलग जगहों पर प्लेस्ड हैं। अलग अलग रेंज के होते हैं वो। कोई ऐसा होगा जिसकी सिर्फ 60 किलोमीटर रेंज होगी, कोई ऐसे भी है हमारे पास जिनकी 400 किलोमीटर या उससे ऊपर रेंज है। तो वो रडार जब अलग अलग जगह जो भी वो पिक्चर हमें देते हैं, वो पिक्चर एक साथ कंसोलिडेट होके एक रूम में आती है जिसको हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, विच इज़ एन ऑपरेशंस रूम। उस रूम में आप अकेले एक जगह, मतलब अगर आप दिल्ली में बैठे हो तो आप पूरे कंट्री के सारे रडार्स की सारी पिक्चर देख सकते हो। आप बैंगलोर में बैठे हो तो भी आपको सेम पिक्चर ही दिखेगी। ओके, तो आप बैंगलोर से बैठ के भी पाकिस्तान की फ़ाइट को कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज़ द सिस्टम दैट वी हैव। एंड जब बालाकोट भी हुआ, सो बालाकोट वॉज बेसिकली इट वॉज एन आंसर टू द हीनियस अटैक डन बाय द टेररिस्ट अगेंस्ट आर आर्म्ड फोर्सेस इन पुलवामा. It was an answer back, and it was long due. So basically, these plannings that happen, they happen from the apex, from the cabinet, say from the president. The orders come from the supreme commander, and eventually हमारे जितने आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स होते हैं वो फ्लो डाउन करते हैं उस ऑर्डर को अब जिस भी सेगमेंट में लड़ाई हो रही है. So Air Force has 5 commands. 5 air command बोलते हैं उनको. So Okay. the entire country is divided into 5 sectors, you can say. So there's a Western Air Command, there's a Central Air Command, there's a Southwestern Air Command, Eastern Command and Southern Command. तो इस कमांड में आपका पूरा कंट्री डिवाइड हो जाता है. तो जब हमारा से बालाकोट है या जब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं तो हमारा वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो कि है ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं. एंड सिमिलरली व्हेन वी आर फाइटिंग अगेंस्ट से चाइना तो हमारा ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और वेस्टर्न एयर कमांड तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज वो पूरा हमारा एरिया कवर हो जाता है उसमें. सो दैट इज़ हाउ वी जो भी फाइट होती है वो कमांड में लड़ी जाती है. सो एयर हेडक्वार्टर से जो एयर चीफ होंगे वो अपने इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड को से. अगर हम सिर्फ नदन पाकिस्तान से अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारी पूरी फाइट को आगे लेकर के जाएंगे. जब हमारा बालाकोट भी हुआ तो सिमिलर इंस्ट्रक्शंस पास हुए. सिमिलर इंस्ट्रक्शंस से हमने उनको फॉलो किया. अलग अलग जितने भी यूनिट्स हैं उन पे ये इंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड दैट इज़ हाउ वी गो अहेड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. एंड इसके बाद हम जब बालाकोट भी हुआ था तो इट वाज लाइक कि सो देयर इज़ अ पैकेज बेसिकली. जब आप बालाकोट जैसे किसी एक फाइट की बात करते हुए या किसी एक स्ट्राइक की बात करते हैं हम तो वाई डू वी कॉल इट अ स्ट्राइक बिकॉज हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं. बहुत सारे तरीके के. इट्स नॉट जस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट. वी हैव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. ट्रांसपोर्ट में भी वी हैव गॉट रिफ्यूलर्स. रिफ्यूलर्स का मतलब है जो हवा में ही आप उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं. Then we have got airborne radars.
एंड देर आर सो मेनी अदर सिस्टम्स देयर. तो जब हमारा एक स्ट्राइक का पैकेज जाता है, स्ट्राइक का पैकेज बेसिकली बाय द टर्म इट सेज वो स्ट्राइक करने जा रहा है, तो उस पैकेज को लेके जाने के लिए a full set of all aircraft that go together is called a package. ओके. So इनिशियली शुरुआत हमारा जो आगे जाते हैं वो एयरक्राफ्ट जाते हैं, बेसिकली प्रोटेक्टिव फोर्सेस होती हैं फॉर द स्ट्राइक. कुछ 8 9 10 जितने भी फॉर्मेशन है स्ट्राइक की, उतने जहाज़ उसके पीछे जाएंगे. एंड उनके साथ में ऑफेंसिव फोर्सेस रहती हैं विच आर ऑल्सो फाइटर एयरक्राफ्ट. सो ये सारे फाइटर की फॉर्मेशंस हो जाती हैं. इसके बाद हमारे पास सर्विलेंस की फॉर्मेशंस होती हैं, फिर हमारे पास रिफ्यूलर साथ में चल रहे होते हैं. तो एक पैकेज में काफ़ी सारे जहाज़ होते हैं. इन सब में फ्रैंकली हमारे लिए इस टाइम पे इस तरीके के मिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो होते हैं स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, जो स्ट्राइक हमारी जा रही है. ईजीएस्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो हमारा स्ट्राइक का पैकेज है वो शादी में वो दूल्हे की बग्गी होती है ना, वो उस तरीके का है. तो दूल्हे की बग्गी के आगे लोग जा रहे हैं, हाँ. जो ये सेव कर रहे हैं कि दूल्हा जो है वो स्टेज तक सेफली पहुंच जाए, उसका जयमाल हो जाए. हाँ. एंड उसके साथ साथ में भी मम्मी पापा लोग और दोस्त लोग जो है वो साथ में चल रहे होते हैं, पीछे भी कुछ गाड़ियां चल रही होती है, उसको बीच में एकदम सेफ लेकर के जाते हैं, तो ताकि वो वहाँ पर जाए और अच्छे से ये कर पाए. सो सिमिलरली हमारे पास ये पूरा पैकेज जाता है सिर्फ इस दूल्हे को वहाँ पर पहुँचाने के लिए, ताकि वो जाके अपना पेलोड ड्रॉप कर सके. एंड वो ड्रॉप करने के बाद वो सेफली वापस आ जाए एंड घर में वापस पूजा हो सके जब वो वापस आ रहे हो. सो इस तरीके से बालाकोट का एक तरीके से पूरा जो पैकेज था वो इस तरह से गया. एंड वी वर सक्सेसफुल इनफ कि हम वो पूरा पैकेज जाके वापस सेफली, वी हैड ऑल आर एयरक्राफ्ट, ऑल आर पायलट्स बैक सेफ इन आर कंट्री आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ सक्सेसफुल मिशन in on the territory on the terrorist launch pads of the Pakistan that was there in the Balakot area of Pakistan. राइट. तो जब ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो फ्लाइट कंट्रोल रूम होता है, जिस टाइम पे आप उसमें प्रेजेंट थे, तो उस टाइम की सिचुएशन क्या होती है? इज इट टेंस्ड और क्या? It is very very tensed, but we are so हम हमारा काम ही एज अ फाइटर कंट्रोलर एट ऑल टाइम्स 24/7 into 365 days सर्वेलेंस करना है. सो एट ऑल टाइम्स वी कीप अ सर्वेलेंस ऑन द एयर स्पेस ऑफ आवर कंट्री कि वहाँ से कुछ भी ब्रीच नहीं हो. बट जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो लगातार एरियल कॉम्बैट्स चल रहे होते हैं. सो वो एरियल कॉम्बैट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंटेंस होते हैं. एंड स्पेशली अगर लाइव कॉम्बैट्स हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं, बिकॉज देर आर लाइव वेपन्स दैट आर बीइंग लॉन्च्ड. एंड हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है कि जब आप वो वेपन लॉन्च कर रहे हो, आप लॉन्च कर रहे हो तो आप अपने किसी जहाज़ पे नहीं कर रहे हो, क्योंकि हवा में जब इतना सारा क्लटर होता है ना, तो आपके लिए वो जज करना बहुत मुश्किल होता है. एज अ फाइटर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज that it is a friendly aircraft or it is a enemy aircraft. तो हम ground से we keep a situational awareness of the entire picture, because we are the ones who are getting the entire picture of that place. So when we do this, so this entire combat that happened during Balakot was done from one of the northern bases of our country. And it was the most intense fight that Indian Air Force had seen lately. Obviously, Sindoor was also there. So both these fights have been one of the most. But that Balakot particularly was very intense because there were too many fighter engagements, you can call them. So it is very very intense. So there are somewhere around more than 20 plus controllers that are there inside that room. So all these controllers from senior to junior, everybody, and one controller can roughly control around 3 to 4 aircraft max. Okay. और एक समय ऐसा आता है जब हवा में 60 जहाज होते हैं
सिर्फ अपने उधर के भी 60 है. सो इमेजिन ये डिसाइड करना कि कौन सा अपना है कौन सा उनका है, बिकॉज फाइट के टाइम पे तो देयर इज नो IB, देयर इज नो LOC, कुछ भी नहीं होता, सब क्रिस क्रॉस हो जाता है. सो दैट इज वेयर आवर जॉब कम्स. That is where we sit and we identify each and every aircraft कि ये अपना है, ये दुश्मन का है. We should not engage our own friendly or our own aircraft or any of our own system. And उसके साथ साथ में there are ground based weapons also. मतलब जो ग्राउंड से मिसाइल्स like S-400. like S-400, like Akash, like Akash. Spider. So there are so many that we in our inventory. So वो हमारे allied forces है, वो भी हमें साथ साथ में हेल्प करते हैं कि जहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे या हम पहुँच रहे हैं, जैसे ही हम उस एरिया को वेकेट करें तो वो एरिया वेकेटेड ना रहे, तो वहाँ पर उनका कंट्रोल रहता है, वो जोन आ जाता है. That is how it is. So what was in OP Snow Leopard? So Op Snow Leopard was basically जब अगर आपको याद हो चाइना के साथ हमारा एक skirmish हुआ था लद्दाख में. सो उस टाइम पे जो अभी भी हमारे वो टेंस वो है माहौल है, वो चाइना के साथ अब थोड़ा सा ईज डाउन होना शुरू हुआ है. आफ्टर डोकलाम में एक स्कर्मिश हुआ था, उसके बाद एक लद्दाख में हुआ था जहाँ पर एयर स्पेस चाइना ने 2-3 बार हमारी ब्रीच करी थी. और सो वहाँ पर हमने ऑप स्नो लेपर्ड जो है वो लॉन्च किया था, जहाँ पर हम ने अपने सारे फोर्सेस को इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड हमारा ऑफ लद्दाख, वहाँ पर हमने अपने फोर्सेस को लगाया था. वहाँ पर भी फाइटर कंट्रोलर्स का अलग रोल अदर दैन दी ऑप्स रूम क्या है, देयर इज अ मोबाइल ऑब्जर्वेशन फ्लाइट होती है, MOF बोलते हैं उनको. वो अपने साथ छोटे रडार्स जो हैं वो कैरी करते हैं एंड दे कैन गो टू प्लेसेस लाइक सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ले और लद्दाख जो ट्रांस हिमालयन रीजन्स हैं टूवर्ड्स चाइना. तो ये वहाँ पर जाके एक पूरा बेल्ट बना देते हैं अराउंड द बाउंड्री. एंड वाई दे आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं विजुअली देख के कि, और वहाँ पे एक जगह पे एक या दो बंदे एट ऑल टाइम्स रहते हैं. तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन. एंड वहाँ पर हमारा एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हुआ था. आई ऑल्सो वेंट इन ले एंड वो पूरा मोबिलिटी जो होता है, सो आप रडार को जब ले करके जाते हो तो आप वहाँ पर प्लेस करते हो, आप जगह ढूंढते हो, आप ये देखते हो कि वो रडार काम का भी है कि नहीं है. अदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्लेस किया और सिर्फ पहाड़ ही देख रहा है, राइट. वो भी नहीं होना चाहिए. तो वो सब ऑप स्नो लेपर्ड में हमारा बेसिकली सारा मोबिलाइजेशन था अगेंस्ट दी चाइनीज़ फोर्सेस जो हमारे एयर स्पेस का वायलेशन बीच बीच में वो करते, वो बेसिकली हमें टेस्ट कर रहे थे. सो इन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट टेस्ट, so we had to pose this thing, and this was Op Snow Leopard, where I was there for good 1.5 months with our forces in Leh. आपके हिसाब से जो चाइना टेस्ट करता है बार बार हमारे एयर स्पेस को ब्रीच करते हैं, तो वो ऐसा क्यों करता है? See, there are many reasons. हर कंट्री का एक पॉलिटिकल विल होता है, हर कंट्री का एक अपना तरीका होता है अपनी पावर को दुनिया के सामने रखने का. सो इट इज़ काइंड ऑफ दैट एंड प्लस चाइना इज़ काइंड ऑफ नोन फॉर expanding itself and taking lands and taking places and expanding its area. So China basically has never been our friend. Right. So all these things are basically politically more driven, and so everybody they try to just test the response of the other country, that whether the other country is capable of responding to our little triggers here and there. So that is where they try to trigger us in Arunachal, they try to trigger us near Assam, and then somewhere near Ladakh area. So Ladakh is a very difficult terrain. So that is why they try to test whether we are able to respond in that difficult terrain or not. But if our armed forces and if our people can stay in Siachen, make a house, live from 1999 till date,
So I don't think so we have to fear anything. So, ma'am, as of January 2026, US just launched a mission in Venezuela capturing the President Maduro. So, आपके हिसाब से ये जो एक मिशन एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसके लिए कितनी लंबी ट्रेनिंग हुई होगी? बहुत अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग होती है एंड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री. Okay. So US itself has been US is the kind of only superpower in the world right now, and the kind of training that they already have, or the kind of manpower and weapons that they have, is humongous. And for them executing this mission is must have required a lot of training. There's no doubt about it. But more than training, it must have required a lot of planning. So वो क्लोज रूम प्लानिंग होती है. सो आफ्टर दैट क्लोज रूम प्लानिंग ओनली यू कैन एग्जीक्यूट सच मिशंस. And since it is US, we have been knowing it for doing such stuff for quite a long time now. Right. So, as an IF officer, how do you perceive India's current strategic autonomy? See, we have a long way to go. We have a long way to go. There's no doubt about it. But yes, it is a long drawn process, and it is something that we are in a state where we are strategically developing ourselves with every passing day. And with every passing thing that is happening in the world order, we are trying to imbibe those things, work on them, and then strategize our country's whole like scenario, be it related to armed forces, be not be. So it can be in both terms, but yes, it cannot be termed or quoted as of now. It is something that is in development and will take a long time to stabilize. Yes. आपने जब ऑप स्नो लेपर्ड मिशन किया है, तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है जो एक सिविलियन नहीं समझ सकता? Okay, so before I talk about Op Snow Leopard, my bad, I would like to tell you that I am also a mountaineer. So whenever we are doing mountaineering, so whenever we go to high peaks or climb the mountains, so the biggest challenge that we face is at the end of the day oxygen. That is something that is very less in the high altitudes. So drawing that analogy to the to this operation, that, or in fact our forces are at all times they are deployed there, and they are serving in very low oxygen scenario. So there is a mandatory leave after 6 months of service for every officer or every person or every individual that is serving there. That is for this reason, so that they come and get some normal air, some good oxygen. So when we talk about high altitude warfare, the biggest challenge that comes is first oxygen, then terrain, then temperature, all these things. And if something like that happens in this season, imagine. So winters are the most difficult, because you have got 10 feet height of snow. The temperatures are sub-zero, even below -10 degrees. The water, the moment you open the tap, it's frozen. There's basics, living the basics of life in such terrain is difficult. So drinking water is even difficult. आपने एग्जैक्टली 10 साल बाद अपने करियर के पीक पे आपने रिटायरमेंट ली. Actually, so what happens is, we as women officers get commissioned for initial engagement of our commissioning is for 10 years only. So, and thereafter, after 10 years, you have got an option to extend your service, give a willingness for extending for another 4 years. So, I was of that thought that I had done everything good during my service period, and I was on a high. So, my thought has always been, wherever I switch places, be it from school, college, Air Force, anywhere. So I always want to switch at a high, because I always want to
keep the good memories of whatever I have. So I wanted to leave Air Force if at all I had to, because that was my first passion. I always wanted to join forces. It was not forced upon me. It was not a fluke. I wanted to do it. And similarly, I wanted to part my ways on a very high note, on taking everything good. And since I thought of retiring, I always thought if I have to retire 4 years later, why not retire young? I have got options. I've got so many other things to do. I have been a passionate sports person. I really wanted to do something. I have been an ardent adventurer while I was in service also. So I was the only skydiver in that got past the In 8 years. in 8 years. So before me, there was no women officer. There was a team of Indian Air Force skydiving team, women skydiving team, and after that team demolished, there were no free fallers or skydivers. So there's a difference between We will come on that point. okay, so before so I took that part of retirement because I wanted to frankly retire young and basically do something else that I'm passionate about. So that was my first reason of taking the retirement, and then retiring on a high was to keep the good memories and good memories only. Okay. Yes. सो मैम आपका इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर से ट्रांजिशन कैसे हुआ वर्किंग विद चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड कप? ओ दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. सो जैसे ही मैंने आपको बताया ना, मैं एयरफोर्स से जैसे ही रिटायर हुई, मैं दिसंबर 23 में रिटायर हुई, एंड February 24 में मैं गुजरात जायंट्स के साथ थी WPL में एज द रेसलो. एंड वहीं पर मैंने मतलब आई वॉज लकी इनफ, एंड these international women cricketers that were there in that team, वो इतने मतलब अच्छे थे कि I could sustain a friendship with them. And eventually जब मैं उनके साथ रही, few of them were स्नेह राणा, मेघना सिंह, तनुजा कंवर, ये सारे इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं. एंड इनके साथ मेरी दोस्ती अच्छी हो गई, इनसे मेरी बातें होने लग गई. एंड उन्होंने भी दे वर ग्रेसफुल इनफ टू मतलब उन्होंने वो जो रिस्पेक्ट दी एक ऑफिसर होने की, एंड पर्टिकुलरली स्नेह, बिकॉज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. तो उन्होंने बोला कि मेरा तो सपना था आर्म्ड फोर्सेस में जाने का, और मैंने बोला मेरा तो सपना था क्रिकेटर बनने का. तो वैसे ही सपने स्वैप हुए हमारे. एंड आई एम लाइक कि एटलीस्ट आई एम लकी कि मुझे कोई मिला, एंड आई कैन लिव दैट ड्रीम थ्रू यू. एंड सिमिलरली इन लोगों को इससे जब मैं दोस्ती करते करते बढ़ती गई आगे, एंड एक समय ऐसा आया जब स्नेह और मेघना दोनों ने ही ये मतलब मुझे एक तरह से अडॉप्ट किया, और ऐसे बोला कि मैम आप हमें वैसे ही कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो, तो वाई डोंट यू मैनेज अस, लाइक वाई डोंट यू लुक आफ्टर अस कम्प्लीटली. तो मुझे वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज मुझे जनरली लोगों को ग्रूम करना पसंद है. मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि आई लाइक टू मोटिवेट पीपल, एंड आई लाइक टू ट्रेन देम इन देयर पर्सनालिटी. और वो मेरा शायद एक्सपीरियंस भी है पिछले 10 साल का. ओके. तो जो फौज का मेरा एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को बेसिकली मैंने ट्रांजिशन किया इन स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ. एंड वो शायद इतना अच्छा मतलब वो पजल ऐसा सेट हुआ कि देन इवेंचुअली मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और फिर मेरे पास वो करते करते 1 से 2, 2 से 3 से 6 कब हो गए वो पता ही नहीं चला. एंड जब वर्ल्ड कप आया, एंड व्हेन आई वाज इन्वॉल्व विद दीज प्लेयर्स, तो उसमें से क्रांति भी थी. एंड अंडर 19 की मेरे पास बहुत प्यारी वर्ल्ड चैम्पियन है, जो 2025 में हम अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप जीते थे, वैष्णवी शर्मा, जो अभी सेंसेशन बन चुकी है पूरी. बिल्कुल. बट बिफोर शी वॉज वॉट शी इज़ अभी, वो मेरे साथ मतलब बहुत पहले से ही जुड़ गई थी हमारी वनडाइज के साथ, एंड बड़ा अच्छा उनके साथ हमारा वो बना रहा. एंड जब वर्ल्ड कप में ये दिस गर्ल्स इन्होंने जब वर्ल्ड कप जीता ना, मैं उस ग्राउंड में थी, एंड आई कांट एक्सप्लेन यू द फीलिंग कि वो कैसे हुआ. वो एक एक बॉल, उसका क्या फील था जब आप नवी मुंबई, द स्टेडियम वाज पैक्ड. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ट्रांजिशन कितना ज़रूरी था.
मतलब मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे हमेशा से अगर मैंने अपना एक पैशन छोड़ा था ना, फौज, तो मुझे था कि मैं दूसरा पैशन पकड़ूं, और मेरी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा पैशन स्पोर्ट्स ही है। तो ये ट्रांजिशन मैं बहुत टाइम से चाह रही थी, एंड ऑल थैंक्स टू स्नेह, मेघना एंड ऑल माय अदर प्लेयर्स, जिनकी वजह से मैं ये ट्रांजिशन कर पाई, और वर्ल्ड कप चैम्पियंस के साथ आई वॉज विद देम इन देयर विक्ट्री परेड। मैं उस ग्राउंड पे मैंने उस ट्रॉफी को हाथ लगाया, मैंने उस मेडल को हाथ लगाया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना इमोशनल मोमेंट है ये पूरी कंट्री के लिए, मतलब हमारे लड़कियों का जितना कितना ज़रूरी था, और कितना और आगे जाना है हमें। सो दैट वाज माय ट्रांजिशन टू दिस फील्ड। यस। तो आप जब इतने बड़े लीडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ आपने काम किया है, लाइक स्नेह मैम एंड क्रांति मैम के साथ, तो आप तो उनके माइंडसेट के बारे में क्या पता चला? सारे जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ना, इन सबकी बहुत 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 लंबी बैकग्राउंड स्टोरीज है। मतलब सब कहीं ना कहीं गांव, किसी न किसी छोटे गांव से निकले हुए हैं। इवन स्नेह, शी इज़ फ्रॉम देहरादून, पर देहरादून में भी एक सिनौला गांव पड़ता है। जब उसने खेलना शुरू किया आज से 10-11 साल पहले, तब हार्डली कोई लड़कियां खेलती थी क्रिकेट। सेम क्रांति तो ऐसे गांव से आती है जिस गांव का भी नाम नहीं सुना होगा लोगों ने, मतलब उस गांव के आसपास के शहर वालों ने भी उस गांव का नाम नहीं सुना होगा। तो जब मैं इन लड़कियों को देखती हूँ ना कि इन्होंने कैसे कैसे हार्डशिप्स, कैसे फिनेंशियल हार्डशिप्स, कैसे सोशल हार्डशिप्स के बाद उन सब बैरियर्स को ब्रेक करके आज ये वर्ल्ड चैम्पियन बनी है, तो वो अपने आप में उनका एक माइंडसेट बताता है कि उन्होंने, एक तो उनके परिवार ने कभी गिव अप नहीं किया, जो कि मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी आपकी ऑडियंस ये चीज़ सुने ना, मतलब दे शुड नो दैट आप अपने बच्चों को ना जो भी वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, एक बार मौका दो, बस आप उनको बैक करो। सुब्रतो हिमसेल्फ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड हमें अगर हम सिर्फ करने देंगे ना, वी विल सी, अगर सिर्फ हमारे बच्चों को ना सिर्फ सपोर्ट चाहिए होता है, मुझे लगता है, और कुछ नहीं चाहिए होता। एवरीबडी इज सो केपेबल, एंड दैट वाज द माइंडसेट दैट आई रेड अबाउट दीज एथलीट्स, कि हमें ना बाहर से बहुत अच्छा दिखता है कि ये बहुत अच्छा खेलते हैं, ये क्या मतलब इनको पैसा भी मिल गया, इनको ये भी मिल गया। उसके पीछे का बैकग्राउंड कोई नहीं जानता कि इन्होंने कब खेलना शुरू किया था। जब स्नेह ने खेलना शुरू किया होगा, या जब मिताली राज ने खेलना शुरू किया, जब झूलन गोस्वामी, इनका ये तो फिर भी इनके टाइम पे तो पैसा मिलता था। जब नीतू डेविड और पुराने विमेन क्रिकेटर्स हैं ना, जब इन्होंने खेलना शुरू किया था, इनको एक मैच के 1000 रुपये मिलते थे, और ये लिटरली ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे विदाउट कंफर्म टिकट्स, टॉयलेट सीट्स के बगल में, जैसे आम आदमी जनरल के डब्बे में ट्रैवल करता है ना। इन्होंने अपना 50-80% करियर वो करते हुए निकाला है। अब इनको जो मिला है ना, वो उन सब लोगों की मेहनत, और इनकी मेहनत है, इनका वो स्ट्रेंथ इन देयर माइंडसेट है जहाँ से ये वहाँ इस जगह पर पहुँच पाए हैं। एंड मुझे बस ये अच्छा लगता है कि मेरे साथ होने से मेरा जो एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट आई एम एबल टू मेक देम ग्रो इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। एक पर्सनालिटी का डिफरेंट पार्ट, इनको एक कुछ नई चीज़ें सिखाना, कुछ नया ऐसा करना जो जिन्होंने कभी क्रिकेट के आगे शायद सीखा ही नहीं, कभी स्पोर्ट्स के आगे सीखा नहीं। तो मेरा काम वो है, वो मैं करती हूँ। मैं आपकी रिसेंटली इंस्टाग्राम रील भी देख रहा था WPL मैच से, जहाँ पे पुलकित सम्राट सर के साथ बात कर रहे थे। तो क्या डिस्कशन चल रहा था उस टाइम पे मैच के लिए? एक्चुअली हम जब वो बॉक्स में बैठे हुए थे, एंड आई सॉ पुलकित, तो मैं ऐसे ही आगे, आई जस्ट वेंट टू मीट हिम, एंड उन्होंने बात करनी चालू करी। एंड देन ही वाज लाइक कि यार क्या खेल रही है लड़कियां यार, मतलब आई एम सो लाइक मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू सी देम। एंड वहाँ से व्हेन आई सॉ हिम स्पीकिंग लाइक दैट, आई गॉट सो हैप्पी, क्योंकि अभी भी मतलब वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी बहुत कम लोग हैं, अभी भी कंपेरेटिव जब मैं बात करूँगी तो बहुत कम लोग हैं जो विमेन क्रिकेट के बारे में या विमेन प्लेयर्स ऑल टुगेदर के बारे में इतनी बात कर रहे हैं। और फिर हमारा डिस्कशन होने लग गया कि कैसे इस साल जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 के बीच में हमने अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप जीता, हमने खो खो विमेंस वर्ल्ड कप जीता, हमने कबड्डी विमेंस वर्ल्ड कप जीता, स्क्वॉश विमेन वर्ल्ड कप जीता, हमने बॉक्सिंग में
कुछ 11 या 12 मेडल्स थे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, जिसमें से 9 लड़कियां लेकर के आई थी मेडल्स। हमारा हर्डल्स में वी गॉट द गोल्ड मेडल, एंड ये सारी मैं सिर्फ लड़कियों की बात कर रही हूँ। और उसके बाद आया हमारा ओडीआई विमेन वर्ल्ड चैम्पियंस। तो दिस ईयर वाज फॉर विमेन एंड विमेन विनिंग वर्ल्ड कप्स फॉर आवर कंट्री। तो मेरा और सम्राट का डिस्कशन ही एक्चुअली ये चल रहा था कि हम मतलब ही वॉज लाइक द वर्ल्ड इज़ इन इंडिया नाउ। मैंने कहा इंडीड नाउ वी आर गेटिंग, ही वॉज लाइक कि बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भी टीम जीते, एटलीस्ट विमेन स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहा है, मैं ये देख के खुश हूँ, विच वॉज अ वेरी गुड स्टेटमेंट बाय हिम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपका क्या विज़न है जो आप बिल्ड करना चाहते हो एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम फॉर स्पोर्ट्स कल्चर या किसी भी चीज़ के लिए टू इंडियाज़ डेवलपिंग ग्रोथ के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारा जो कल्चरल और स्पोर्टिंग इकोसिस्टम है ना, उसको बहुत रिवैम्प की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम अभी एज अ कंट्री लैक करते हैं। सबसे पहला जो हम मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स हमारा स्टेप होना चाहिए, वो हमारे घरों से शुरू होगा, जहाँ पर वी शुड नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एज इन हम ऐसी एज में पहुँच चुके हैं, ऐसे डिजिटल एज कह लो या ऐसी एज में पहुँच चुके हैं जहाँ पर इवन मूविंग अ स्टोन, अर्लियर पिकिंग अप स्टोन वाज कॉल्ड कि भाई लोग क्या कर रहा है, पत्थर बटोर रहा है। टुडे आज आप अगर सही पत्थर को इफ यू कैन साइड द राइट स्टोन, लोग आज वही पत्थर उठा के जो वो पत्थर बटोर रहे थे उससे दे आर कार्विंग अ डिफरेंट एंटीक थिंग ऑल टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को भी उस तरीके की ज़रूरत है। जब हम अपने स्कूल्स में ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स का, आई डोंट नो वेदर इट हैपेंड इन योर स्कूल, हमारे टाइम पे तो बहुत होता था कि स्पोर्ट्स पीरियड है, गेम्स पीरियड है, और वो मैथ्स के टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए ले लेते हैं। होता, ये हमारे में भी होता था। हाँ, सो इमेजिन इवन टुडे दैट इज़ हैपनिंग। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये थॉट प्रोसेस चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। और बहुत सारे हमारे अभी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल स्पोर्ट्स बिल आ रहे हैं जिनमें ये चेंजेस मतलब अडॉप्ट करने की बात हो रही है, पर मुझे लगता है कि ये हर घर में अडॉप्ट होना चाहिए। मतलब हमें अपने बच्चे को, आज की डेट में तो माँ बाप इनफैक्ट परेशान है कि उनको बच्चे को घर से बाहर निकाल के खेलने कैसे भेजें। हाँ, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी लेट आवर चिल्ड्रन प्ले, कि हमें उनको खेलने दो। आप उनकी जो भी हॉबी है, सबसे पहले तो लर्न इट यंग। जब वो बच्चे हैं ना, उस टाइम पे अगर आपने उनका टैलेंट पकड़ लिया तो उनको वो चीज़ करने दो, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी शॉक्ड लाइक योर पेरेंट्स वर शॉक्ड जब तुमने इतने छोटे सी उम्र में अपना नीश ढूंढ लिया। ऐसे होता है कि हर इंसान को वो मिलना चाहिए। इससे बड़ी सस्टेनेबिलिटी कोई नहीं हो सकती कि जब आप घर में ये ढूंढ लो एंड देन द पेरेंट्स और इवन यू कन्विंस योर टीचर्स एंड देन योर फेलो। आगे जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, बस उसको फॉलो करते रहो एंड उसको कभी छोड़ना नहीं है। ना पेरेंट्स को छोड़ने देना है, ना कुछ छोड़ना है। नेवर गिव अप, जस्ट मेंटेन इट, एंड दिस विल in fact help us in making a different system altogether in our country. That's my take on it. so now coming back to that skydiver point. So you were the first woman skydiver in 8 years. So why is the woman empowerment narrative is often missing when it comes to the actual combat role? It's actually not missing, but there's a long drawn process again. So people need to accept the fact and give more opportunities to women, be it in officers or see, we are in a process that we still do not have women soldiers. So even in army we have only jawans who are men. In air force we have only airmen, and similarly in navy also we have only sailors. So हमारे पास अभी हम लड़कियों को वो ऑप्शन भी नहीं अभी दे रहे हैं कि हम उनको पहले जवान के रोल में या पहले उनको वहाँ पर एनरोल करें, एंड देन हम या तो इसके दो तरीके हो सकते हैं।
that we think that women are meant to be leaders and they are only officers in the Air Force or the armed forces, which is also good because women have proven to be very, very good leaders always. And the combat role, I think it should be thought of more. It is much, much required. And why is there need for women to prove themselves every time to be fitting into any role? मुझे ऐसा लगता है we have proven enough that we can fit into any role, and it's just about time, and it's just about the day when people realize that yes, we cannot deny this fact that we are in a patriarchal society, in a society that is men driven, and yes, the decision makers are also men. So maybe one of the reasons is that if we get more decision makers and more people who understand that yes, women can do everything, maybe this restraint will come out and women will genuinely get empowered. And first things first, मुझे ऐसा लगता है that the word empowerment, when you conjoin it with women, it's actually आप पहले ही उनको कमजोर बता दे रहे हो. It's actually not the case. You empower something. When you say you have to empower something, that means that thing is already a weak point. जबकि वो weak point नहीं है. उसको आप empowerment का ठप्पा लगाने की उनको जरूरत नहीं है. You just give them sufficient opportunities. You just trust them, and that is enough. बिल्कुल करेक्ट. आपने 450 प्लस पर्सनल को कमांड किया है. एज अ वुमेन इन ट्रेडिशनल रोल, did you lead with authority or empathy? And which one works better when it comes to a quick reaction team? I was an empathetic authoritarian. Okay. So empathy comes to women by nature. You can't seclude them basically. But why authority? I was their boss, so I had to lead these men, and I was in a branch which is the security, and security in Indian Air Force is one of the most ruthless ground duty branches, because I was the security officer of Air Force Station Agra. Agra is the second largest or third largest base in the entire Asia. It is one of the biggest base area wise and football wise and number of men wise in the country in Southeast Asia. So it is one of the biggest base. I had to control a people of around footfall of around 20,000 people, and I had an area to control or to protect or to safeguard of around 3,300 acres. It is a city in itself. So when that comes into power, and I am the one who has to take decisions of the safety of that entire base, which by the way also houses one of the most important and most crucial aircraft of Indian Air Force. Okay. So it is one of those bases that is in the Central Air Command, where the biggest all the important aircraft squadrons are there. So when those things come into power, only empathy or only authority cannot work. So but with me, I have a different leadership style, and I always prefer to take the team along. So with the personnel under me, I had all the rowdy personnel under me, because security is one branch where you get people from Haryana, mostly from people from Haryana, from Bihar, from Western UP, and so only these people come in that branch. So controlling those men, convincing them that they can be led by a women officer, I had to be that strong, and I had to set an example in front of them. So whenever there used to be a quick reaction team drill, whenever there used to be a security drill or something, I was the one who used to kit up, take a rifle and go and lead them first. Okay. I was the one who used to tell them, who used to guide them.
I was the one who had to study and read and learn all the things before leading them into a practice zone or into any situation, any hostile situation. Okay. So we have some rapid fire questions Sure. in it. So can we start? Yes, please. So you led a firefighting operation in Bikaner Mall. What is the one rule of survival everyone gets wrong? So one rule of survival in firefighting is lie low. If you are into a situation where there's a fire, you have to put your head down and be below the fumes. So that is the first survival thing that you need to learn, and I learned it from the firefighters of that place. I was just flying officer then. So first things first, lie low. Okay. Skydiver versus parajumper. Which one makes you feel closer to death and why? Okay, closer to death, it'll always be skydiving, because there's no support. In parajumping, the moment you jump out of the aircraft, your parachute opens on its own, the clip comes out. But in skydiving, you don't have an option. You have to open your parachute by yourself. So for any reason, if you become unconscious and you're not able to open, you die. What is the one military attribute every young Indian athlete needs to adapt today to win a World Cup? Discipline. Discipline is something that goes hand in hand, be it in military and sports. Yes. Next one, if a civilian wants to adopt one soldier attribute for career success, what is it? Punctuality. Punctuality. Wherever you go, you have to be 5 minutes before, and I tell you, it's a magical mantra for reaching heights. You'll always be on top. Okay. What is the current military pulse on the Pakistan border that media is missing? That media is missing. I don't think so. Indian media can miss anything. They don't miss. In fact, they can create something new. So I don't think so. They are missing anything. Is women empowerment in the IAF a reality, or is it still a battlefield for respect? No, it's a reality. In Indian Air Force, all women officers are way more empowered, in fact, in any of the armed forces. Okay. So there is one movie, Top Gun Maverick, if you have. Yeah, sure. So it's one of my favorite movies. So they talk about many technical terms like blind spot and technical dogfight. So can you explain? Blind spot, it's, as the term says, when we are into combat. So the fighter, say this is the aircraft and there's another aircraft right below so the cockpit has an open this thing on the up. However, if there's somebody who's just below the aircraft, so this fighter cannot see this aircraft visually or on radar. So radar emissions are also on the front, plus minus 60 degrees. That is how the radar emissions go. So so there's a blind spot this is an example of blind spots. Many such thing, if the aircraft is right behind, if your enemy is right behind you, it will be a blind spot for this guy. Okay. You can't see him through radar or through any other signature. Okay. So जैसे हम मूवी में ये भी देखते कि ग्रेविटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है. So जब एक आप फाइट में होते हो तो ग्रेविटी सबसे हाईएस्ट कब होती है? So it more than gravity, it is basically force. And force is that is a G-force that is called in Air Force. So it is basically the amount of the speed of turn or the वो G-force जो होती है वो depend करता है आपका mission कैसा है. If you are in a complete dogfight in a closed combat, तो उस time पे you experience most G turns and most G pressure basically. तो it can go up to 9G, 12G. वो आपके pressure पे depend करता है कि आप उस time combat के किस जगह पर हो combat में. Combat has just started, or then you are trying to rescue yourself. So there's a maneuver that we learned,
and it is called RIP. It is actually RIP. Okay. Like we say. Why is it called that? So it is basically the aircraft is flying and there's suddenly an aircraft which is right behind you. You can't just save yourself. So for this particular position, you have to do everything possible to save yourself. So you pitch up, you go back, you again dip down, you release all your flares and shafts and all the defensive things that you have in the aircraft, and then you try to save yourself. Do whatever you can, and it is with the max force, max G, max descent, max climb. Everything is max. Okay. So that is where you feel the maximum force. You can say that. If I talk about recent war of Operation Sindoor, जब पाकिस्तान इंडिया में ड्रोन भेज रहा था तो हमारी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 का यूज़ किया था. एंड मैं जब ऑनलाइन पढ़ रहा था तो मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, इट वर्थ अराउंड फॉर एग्जांपल $1 lakh, बट आर S-400 मिसाइल worth around 10 lakhs. So was it a strategy by Pakistan to finish our resources, ammunition? So these are like not necessarily that on all drones you have sent the S-400. So yes, S-400 is multi-crore weapon system. But at the same time, it also depends on the kind of drone, kind of weapon, kind of the adversary has sent what kind of drone and where, as in, is it a strategic target or is it something that we have to, we'll do whatever to save that resource, that system of ours. So it doesn't matter that what weapon we use. You might think that particular S-400 is utilized to gun down a 1 lakh rupee drone. But that is not the case. That is not how it happens. So if they send, say, 200 drones of... drone to आज की डेट में 2000 रुपए के भी मिल रहे हैं, frankly. But not all of them will throw our S-400s on them. So it is basically... that is not how it works. How it works is basically... These weapon systems are utilized to safeguard the most strategic areas of your country. And if any threat comes towards them, only on those targets the S-400 or any such weapon or any ground-to-air missiles are launched only to those. Otherwise, on normal, we have various other weapon systems that are being utilized. Army के पास बहुत सारे air defense system है. And अपने to the extent of if need be, we can gun down the drones from our rifles also, which we have done, by the way. A lot of places where जो border के बहुत ज़्यादा पास हैं, और if our अगर हमारे जवानों ने उनको spot किया है तो उन्होंने point blank उनको rifle से भी गिराया है. It's possible. Okay. If we talk about the current situation in Middle East और NATO, जैसे US अभी ग्रीनलैंड पे अपना उसे वापस लेना चाह रहा है क्योंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ US वंस, तो इसका ग्लोबल स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो US अभी ये सब रोल प्ले कर रहा है? See, global stability will always get hampered the moment any country tries to overtake any other country. Because आप अभी ही देख लो रशिया यूक्रेन के वॉर में. So, and it does not only have a political or area-wise effect on the countries. It has multi-layered effects. The trades get affected, the economics gets affected, the exports, imports. Even those, imagine those living in Greenland, there must be so many people who must be the immigrants of who must have gone from their countries to Greenland for livelihood or whatever other reasons. So then them coming back to their country. So world order definitely shakes the moment any such thing happens, be it US, be it China over Taiwan, be it Russia over Ukraine,
or any other country. So all these things are definitely moving the world orders, and it cannot be. It is not in a positive world order, frankly. Yes. आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब आप क्या किस तरीके से जानना चाहते हैं prisoners of war? जैसे in what sense? Yes. जैसे फॉर एग्जांपल बैक इन 2019 जब अभिनंदन कैप्चर हुए थे पाकिस्तान में ड्यूरिंग अ फाइट इन मिड 21, तो उस टाइम पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर होता है, तो एक्ट जेनेवा एक्ट होता है, एक जेनेवा कन्वेंशन एक्ट, तो उसके बारे में Actually, when Wing Commander Abhinandan got captured in Pakistan, we got lucky that the locals there, the civilians and locals there, put up a video on internet. And the moment that internet video got viral, both the political forces of both the countries got activated. And though he was held the prisoner of war, but only for 2 to 3 days. That's it. And we had, as per the Geneva Convention, the prisoners of war are to be relieved and in the due order to the countries wherever they have, where they belong to, and with due respect. And that is because it is while war they are being captured. So as per that convention, they are supposed to be relieved. And it was the sheer political will of our country, and we were able to put that diplomatic pressure on Pakistan to get him relieved within just a span of 2 to 3 days, which was a great win for our diplomatic leaders, for that matter. Yes. So, before ending this podcast, one last question for our youth. Soldiers and athletes both face out extreme burnouts. So, what is your one military hack for mental resilience? We stay stable by always being confident in our ability. I believe we should always be self-confident, and if you at all need my only advice when it comes to the mental stability or having that resilience of or anything is, if you're facing difficulty, talk it out. Okay. The best thing is talk it out to anybody, to your friends, to your family, to your husband, to your spouses, to anybody you want to. Just talk it out, and if you're not, then take help. But do talk it out. That is the only funda that works. Thank you so much, Divya ma'am, for joining us today on Golden Metro Show. Thank you so much, Shubhato. It was nice speaking to you. Thank you so much, ma'am.